नमस्कार। थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ विद्यार्थियों की इस तरह के संदेश प्राप्त हुए कि जो सेक्शन ए है अथवा कहिए जो यूनिट ए है, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स का फिलॉसफी है, उसमें कुछ बातों का दोहराव किया जाए, कुछ बातों को रिपीट किया जाए। उस विद्यार्थियों की उस निवेदन के अनुसार आज ये वीडियो प्रस्तुत है। हम इस वीडियो में सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वह है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आप अब तक क्लासिकल मैकेनिक्स को काफ़ी अध्ययन किए हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी नियम हमने निकाले हैं वो सभी नियम मूलतः न्यूटन के तीनों नियमों पर ही आधारित हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि जो कुछ क्लासिकल फिजिक्स हमने सीखा वह प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी न्यूटन्स लॉज। अब इन न्यूटन लॉज से हम यहाँ बैठे बैठे किसी ग्रह के बारे में बात कर सकते हैं, तारे की व्याख्या के बारे में सोच सकते हैं, किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए चंद्रमा पर भेजा जाए तो किस प्रकार से वेट उसका परिवर्तन होगा, इन सब की व्याख्या करने का हम प्रयास करते हैं। पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ व्याख्या इन नियमों के ऊपर की जा रही है वह व्याख्या, वह इंटरप्रिटेशन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पर है। अर्थात हम उस केस में, उस व्याख्या में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पर हम ये सब कुछ व्याख्या कर पाते हैं, परंतु नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के केस को छोड़ा जाए और रिलेटिविस्टिक केस पर हम कंसीडर करें तो जो सिद्धांत हैं उनमें कई संशोधन और परिवर्तन होने लगते हैं। सर्वप्रथम हम क्लासिकल मैकेनिक्स की सीमाओं पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वह यही है कि परमाणु के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम का जो मोशन है, उस प्रकार की जो गति है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम उसको नहीं समझा पाए हैं। परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम could not be explained on the basis of Newton's laws. That is, by using the classical physics, we are not in a position to explain the stability of atom. फिर हम देखते हैं variation of specific heat of solid and gas with temperature. ठोस पदार्थों की जो ऊष्मीय गुणधर्म है उनमें विशिष्ट ऊष्मा का मान
ताप क्रम के साथ परिवर्तित होता है। इट वेरीज विद टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर इज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल लॉ, could not be explained on Newton's laws। आपको ध्यान होगा, आप छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, जानते हैं, सर्वप्रथम ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है उनको क्लासिकल फिजिक्स के मॉडल के द्वारा समझाने का प्रयास किया। और इस मॉडल में जो सबसे पहले समझाया गया था वो डीलोंग और पेटिट साइंटिस्ट ने समझाने का प्रयास किया था। और उसके अनुसार उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि जो परमाणु है वह अपनी माध्य स्थिति के प्रति मुक्त कंपन करते हैं, अर्थात अगर कोई इंटरेक्शन नहीं करते, जो परमाणु है वह किसी दूसरे अन्य परमाणु से इंटरेक्शन नहीं होगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार कि जो प्रत्येक परमाणु है वह इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है। और इस कंसेप्ट के आधार पर ड्यूलोंग और पेटिट ने स्पेसिफिक हीट का मॉडल निकाला था और जो एक्सप्रेशन रिजल्ट निकाले थे वह रिजल्ट आए थे कि उसके अनुसार जो क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट हमने यूज किया था उसके अनुसार इस स्पेसिफिक हीट का जो मान है वह 3R है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेम्परेचर की टर्म नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सभी ठोस पदार्थों के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा वह समान होगा। बाद में जब प्रयोग किए गए तो प्रयोग करने पर रिजल्ट कुछ और मिला। रिजल्टों में हमको ये प्राप्त हुआ कि जब हाई टेम्परेचर है तब ये क्लासिकल फिजिक्स ठीक है, परंतु लोअर साइड होने पर जब टेम्परेचर वेरी करता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान स्थिर नहीं रहता, 3R नहीं रहता, इसके मान में परिवर्तन होता है। और इसके मान में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अलग अलग हमने प्रयोग किए हैं और हमने ये देखा कि यदि टेम्परेचर 0 हो जाए तो किस प्रकार से इसका मान भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार की उलझन को, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा। यह प्रयास प्लैंक रेडिएशन लॉ के द्वारा किया गया। प्लैंक रेडिएशन लॉ के बाद में किया गया था तो आइंस्टीन ने क्वांटम कंसेप्ट को यूज किया। हालांकि इस आइंस्टीन मॉडल से भी इस समस्या में कोई बहुत रिलीफ नहीं मिला था और इस मॉडल को परफेक्टली जो समझाया गया वह साइंटिस्ट डिवाई के द्वारा समझाया गया। ये सारी बातें हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और हम इस पदार्थों के ऊष्मीय गुण का एक सेपरेट चैप्टर अपने पाठ्यक्रम में रखा है। हम आगे इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो यह एक क्लासिकल मैकेनिक्स की बड़ी कमी थी। फिर बात आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का। आप देखिएगा, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं, रेले जीन्स लॉ निकालते हैं और रेले जीन्स लॉ के बाद हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं किस प्रकार से अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी जैसी प्रॉब्लम आती है। अर्थात लोअर साइड पर जब वेवलेंथ है, हाई फ्रीक्वेंसी पर है, तब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस समय जब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी होती है तो ये लगता है कि जो रेले जीन्स लॉ है इस लॉ को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, इस लॉ को अप टू डेट करना पड़ेगा। और इस लॉ को जो सुधारा गया वो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा सुधारा गया। तो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा, क्योंकि रेले जीन्स जो लॉ है वो प्योरली क्लासिकल फिजिक्स को यूज करता है, जिसके अनुसार हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत प्रयोग करते हैं और उसमें फिर हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी आने पर निश्चित रूप से हमें ये संकेत लगता है कि क्लासिकल फिजिक्स में अनेक कमियां हैं। एटम के जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है उसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाता। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो एनर्जी में परिवर्तन है वह परिवर्तन कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, नोट किया गया कि एनर्जी के जो मान हैं वह मान सारे क्वांटाइज होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार हाइड्रोजन एटम
कि यदि हम स्पेक्ट्रम को लें तो हमें इसकी व्याख्या नहीं मिल पाती है। प्रायोगिक रूप में हम ये फर्स्ट ईयर क्लास में सीखे हुए हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की जो समीकरण है, और उसमें हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइन में कई प्रकार के डिस्क्रीट सेट हमको प्राप्त होते हैं। आपको रिडबर्ग कांस्टेंट वाला जो न्यू बार का समीकरण है वह याद आ गया होगा। इसमें डिफरेंट लाइन प्राप्त होती है और इन सब लाइनों की जो विवेचना है, यह विवेचना क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन का जो एक्साइटेड एटम है, उस एटम से क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यदि कंटिन्यूअस सभी वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हों, ऐसा क्लासिकल मैकेनिक्स की सोच थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार सभी तरंगों का विद्युत चुम्बकीय उत्सर्जन होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो उत्सर्जन हो रहा है वो सभी तरंग दैर्घ्य का नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के विकिरण ही उत्सर्जन में हमें मिल रहे हैं। तत्पश्चात और इस साइड में कई डेवलपमेंट हुए और उन डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वह क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर आधारित नहीं हो पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम उनको नहीं समझा पाए, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन, रमन इफेक्ट, जो अपने भारतीय वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके द्वारा जो रमन प्रभाव दिया गया, उस रमन प्रभाव की भी व्याख्या हम क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से अनेक घटनाएं इस प्रकार की बन गईं और इन घटनाओं के द्वारा ये लगने लगा कि क्लासिकल फिजिक्स से अब इसको संशोधन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और इस पृष्ठभूमि से फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स की जो जन्म है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से हम समझ सकते हैं। फिर प्लैंक रेडिएशन लॉ, जो जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने कि 1905 में प्लैंक रेडिएशन लॉ दिया, जिन्होंने कि नोबेल प्राइज़ इसके लिए प्राप्त किया, वह क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म के लिए एक नींव की ईंट साबित हुआ। तो कल हम दूसरे अपना जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर विवेचना करेंगे। आपको मैंने संक्षेप में ये सारी बातें लिखी हैं, आप थोड़ा सा इसको समझें और विषय बहुत रोचक है, आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।